Good morning students, this is Kamal Nair here. In this video, we will discuss the chemical properties of non-metals. Huh? In previous video, we were discussing about chemical properties of metals. In this video, we will discuss chemical properties of non-metals. Okay. In the chemical properties of non-metal, we first discuss about reaction of non-metal with oxygen. नॉन मेटल का रिएक्शन किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ डिस्कस करना है. Okay. We write a general reaction non-metal plus oxygen gives non-metallic oxide. Gives non-metallic ऑक्साइड. ओके, आइए कोई भी नॉन मेटल लेते हैं. कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, सल्फर विथ ऑक्सीजन गिव्स सल्फर डाइऑक्साइड. These are the simple reactions, but one important thing, these non-metallic oxides are acidic in nature. That means when carbon dioxide dissolves into water forms H2CO3. This is a carbonic acid. Non-metals when react with oxygen form non-metallic oxide. These oxides are acidic in nature. But it is not necessary all the metallic oxides are acidic in nature. Some metallic oxides are neutral in nature. For example, when hydrogen react with oxygen forms H2O. This is a neutral oxide. When carbon react with oxygen and in complete combustion forms carbon monoxide, it is also a neutral oxide. One important thing, phosphorus is a non-metal. As soon as it come in contact with air, start burning. फास्फोरस एक नॉन मेटल है. जैसे चॉक होती है ना, बिल्कुल वैसा होता है. उसको वाटर में स्टोर किया जाता है और जैसे इसको बाहर निकालते हैं, जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आता है वो बर्न करने लगता है. आपने देखा होगा कि सर्कस में क्या होता है, जोकर या कोई होता है, मुंह से आग निकलते, ऐसे फूकता है और आग निकलती है. तो क्या करता है, फास्फोरस यहाँ जीभ के नीचे, अपने टंग के नीचे वो दबा लेता है और जब उसको फूकता है ना, तो एयर के कांटेक्ट में जब वो आती है, एटमॉस्फेरिक एयर के कांटेक्ट में, तो वो बर्न करना शुरू कर देती है. हमें लगता है कि वो जादू कर रहा है. ठीक, वो होती है फास्फोरस. क्लियर? ओके. The next reaction is reaction of non-metal with water.
The second reaction is reaction of non-metal with water. Non-metals do not react with water and not produce hydrogen gas. जो नॉन मेटल्स हैं ना वो वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं ना हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती हैं. क्यों? क्योंकि नॉन मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है वो हाइड्रोजन से कम है, इसलिए ऐसा वो नहीं करते हैं. तो नोट करिएगा, नॉन मेटल प्लस वाटर, नो reaction. And the third reaction is reaction of non-metal with acid. एसिड के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं होता. non-metal प्लस एसिड, नो रिएक्शन. ठीक है. रीजन, हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाते, इनकी रिएक्टिविटी कम होती है. ओके. नाउ द फोर्थ रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ सॉल्ट. इससे मैंने क्या किया, मैंने NaBr ले लिया. NaBr का रिएक्शन क्लोरीन के साथ करा दिया. तो क्लोरीन क्या है, Br से मोर रिएक्टिव है. आप कैसे कहेंगे, आपको कैसे पता है, याद करिए. क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन. इधर से इधर जाएंगे तो रिएक्टिविटी कम होगी, ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो रिएक्टिविटी कम होगी. तो नीचे वाली मेटल को ऊपर वाली मेटल नॉन मेटल रिप्लेस कर सकती है. तो यहाँ पे क्लोरीन क्या है, ब्रोमीन के ऊपर है, तो वो उसको रिप्लेस कर सकती है. तो ये क्या बना लेगा, NaCl प्लस Br2. इसको बैलेंस कर दीजिए. ठीक. तो एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल को तब रिप्लेस करेगी जब वो उससे मोर रिएक्टिव होगी. ठीक है, जैसे हम लोगों ने मेटल्स में पढ़ा था. इतना फंडा आपका क्लियर? हाँ जी. आगे करना है मुझे रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ क्लोरीन. क्या करना है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ chlorine. For example, H2 plus Cl2 form 2HCl. हाँ जी. ओके. फॉर्म 2HCl एक हो गया. H2 plus O2 forms 2. अच्छा, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा. ठीक है. तो क्या बना रहा है, यहाँ पे एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है. और एसिड कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, मिनरल एसिड है. एक रिएक्शन और करा देते हैं. P4 plus Cl2 फॉर्म PCl3. ठीक है. कुछ रिएक्शन में क्या करता है, दिस PCl3 फर्दर कंबाइंड विथ क्लोरीन फॉर्म PCl5. हाँ, दे आर कोवैलेंट इन नेचर. किस नेचर के होते हैं, कोवैलेंट नेचर के होते हैं. क्यों? क्योंकि दोनों नॉन मेटल्स हैं, कोई किसी को इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, दोनों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे. अभी आगे वाले पार्ट में हम लोग यही पढ़ेंगे. आयनिक कंपाउंड क्या होता है, कोवैलेंट कंपाउंड्स क्या होता है. ठीक. मेटल्स में हमने क्या किया था, हाइड्राइड पढ़ा था ना. मेटल्स में क्या किया था, हाइड्राइड पढ़ा था. वैसे यहां भी हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ हाइड्रोजन. तो जब नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है, नॉन मेटेलिक हाइड्राइड. क्या बनाती है सर, नॉन मेटेलिक हाइड्राइड.
2NH3. These are the non-metallic hydrides. Non-metallic hydride, ठीक है. They are covalent in nature. किस नेचर के होते हैं? कोवैलेंट नेचर के होते हैं. इतना फंडा क्लियर? हाँ जी. अच्छा, ये जो देख रहे हैं ना H2S, इसकी स्मेल इतनी गंदी होती है जैसे सड़े हुए अंडे ना. H2S स्मेल लाइक रॉटन एग. सड़े हुए अंडे जैसा महकता है. हाँ, कभी मैं लैब में आप लोगों को दिखाऊंगा कि सड़े अंडे जैसा कैसे महकता है. इतना क्लियर? ओके. अब आपको एक काम करना है, वो आपको करना है यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल करना है. 5 यूजेस ऑफ मेटल्स एंड 5 यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स, ये आपको करना है. ठीक है. मैं अब सेकेंड पार्ट पे चलूंगा इसके कि आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे. मैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं. क्वेश्चन ये है कि वाई एलिमेंट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म कंपाउंड. जैसे H2 plus O2 ये कंबाइंड होके H2O क्यों बनाता है? और बनाता तो है, चलो ठीक है, लेकिन H2O ही क्यों बनाता है? क्वेश्चन अब ये है सर कि अगर रिएक्ट करते हैं, पहली बात रिएक्ट क्यों करते हैं, और दूसरी बात अगर रिएक्ट किया तो यही कंपाउंड क्यों बनाया. ये 2 क्वेश्चंस हैं. ठीक है. बहुत सारे लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन आए. लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन में आया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन 9th में पढ़ा था. हाँ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. लेकिन किसी ने ये एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि आखिर ये कंपाउंड बनते क्यों हैं और कैसे बनते हैं. ये हमारे लिए एक अननोन ही रहा कि वाई एलिमेंट्स कंपाउंड. फिर एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था कोसेल. क्या नाम था सर? कोसेल. और एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लेविस. ठीक है. इन दोनों ने अलग अलग अपनी डिस्कवरी की, किसी से कोई लेना देना नहीं था. कोसेल अपना अलग कर रहे थे और लेविस अपना अलग कर रहे थे. ठीक है. तो जो सबसे पहली सक्सेसफुल थियरी आई वो आई कोसेल लेविस अप्रोच ना, कि वाई एलिमेंट्स आर कंबाइंड विथ ईच अदर एंड हाउ, क्यों कंबाइंड होते हैं और कैसे कंबाइंड होते हैं. तो ये आया कैसे? कोसेल ने ये देखा कि नोबल गैसेस जो थी, कौन सी नोबल गैसेस? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन. ठीक है. ये जो नोबल गैसेस हैं, रेडॉन ना, ये नोबल गैसेस किसी से रिएक्ट नहीं करते. नोबल गैसेस किसी से भी रिएक्ट नहीं करती. हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, इनका 10, इनका 18, इनका 36, इनका 54 और इनका आई थिंक 86 एटॉमिक नंबर. ठीक. इतना क्लियर? तो उन्होंने क्या देखा, जब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया तो इनके में 2 इलेक्ट्रॉन, इनका 2 and 8, इनका 2 8 8, इनका कॉन्फ़िगरेशन किया तो 2 8 18 8, इनका किया तो 2 8 18 18 8 आएगा ना. ठीक है. 2 8 18 32 18 और 8.
तो जब उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया तो उन्होंने ये देखा कि वैलेंस सेल में हीलियम को छोड़ के बाकी के वैलेंस सेल मीन्स आउटर मोस्ट सेल, जो सबसे बाहर वाली सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं? 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं और ये किसी से रिएक्ट नहीं करते। तो उन्होंने ये कंक्लूड किया कि एवरी एलिमेंट्स वांट टू 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस सेल ना, जैसे नोबल गैसेस से किसी से नहीं रिएक्ट करती, तो उन्होंने कहा कि ऐसे ही सारे एलिमेंट ये ट्राई करते हैं कि उनके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ठीक है, तो वो स्टेबल हो जाएंगे। वो क्या होंगे? स्टेबल। हीलियम में कहेंगे सर 2 है, हीलियम में एक ही सेल होती है के सेल, और आप जानते हैं के सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। तो फर्स्ट सेल भी उसकी कंप्लीट फिल है। तो ये जो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सब सारे एलिमेंट ये चाहते हैं कि उनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ठीक है। इतना फंडा क्यों चाहते हैं? क्योंकि वो भी नोबल गैसेस के जैसा अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं ना, कि मैं भी स्टेबल हो जाऊं। ये नोबल गैसेस क्या है? स्टेबल है, ये नॉन रिएक्टिव है, किसी से रिएक्ट ही नहीं करती। क्यों? क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इसको ऑक्टेट रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या होता है? ऑक्टेट रूल होता है कि एवरी एलिमेंट्स wants to have 8 इलेक्ट्रॉन in their valence cell। अब वो वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखेंगे कैसे? बाय डोनेटिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन। या तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा या तो गेन करेगा, या फिर अगर डोनेट और गेन नहीं कर पाता तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा। तो इसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल। और हीलियम का जो केस है उसको बोलते हैं रूल ऑफ डपलेट। क्या बोलते हैं? रूल ऑफ डपलेट ना। अब आइए मैं आपको दिखाता हूं, ये कोसेल का था, ठीक है। तो कोसेल ने ये कहा कि ऐसे सोडियम 11 है, कंफिगरेशन 281 का कंफिगरेशन क्या है? 281। आप जानते हैं कि जिसके वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है वो उसको डोनेट कर देता है ना, जिसके वैलेंस सेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होता है वो डोनेट कर लेता है, और जिसके वैलेंस सेल में 5, 6, 7 होता है वो गेन कर लेता है, ठीक। ऐसा कब होता है? मेटल और नॉन मेटल के केस में। पहले एक बता दें आपको, आइए। तो ये क्या करेगा? Na, ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन अगर दे देगा तो किसके जैसा हो जाएगा? नियॉन के जैसा। तो Na क्या हो जाएगा? 2,8। 1 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। अब ये किसके जैसा हो गया? नियॉन के जैसा हो गया। किसके जैसा हो गया? नियॉन के जैसा हो गया, ठीक है। क्लोरीन 17, 287 ना। तो क्लोरीन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7। तो ये क्या करे? 7 इलेक्ट्रॉन दे दे, 7 इलेक्ट्रॉन दे दे। 7 इलेक्ट्रॉन देना ज्यादा आसान है कि 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना? बताइए। 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना ज्यादा इजी वर्क है। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो ये माइनस चार्ज हो जाएगा, 2, 8 और 8 हो जाएगा। अब ये किसके जैसा हो गया? लाइक आर्गन। किसके जैसा हो गया? आर्गन। ये किसके जैसा हो गया? नियॉन। तो ये दोनों स्टेबल हो गए ना। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम ये आई कि Na के ऊपर प्लस चार्ज आ गया और Cl के ऊपर माइनस चार्ज आ गया। दोनों क्या हो गए? कंबाइंड हो गए। दोनों क्या हुए? कंबाइंड हो गए, ठीक। अभी मैं बता रहा हूं, मैं इसको फिर अभी डिटेल में आपको लिए ले चलूंगा कि आपको करना कैसे है, ठीक है। लेविस का क्या कॉन्सेप्ट था? कोसेल का तो ये था। लेविस का क्या कॉन्सेप्ट था? लेविस का कॉन्सेप्ट ये था कि अगर कोई नॉन मेटल है, अगर कोई नॉन मेटल है, जैसे NH3 ना, ये कंपाउंड बनता है तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन 2,5, ये रहा आपका हाइड्रोजन 1। दोनों नॉन मेटल हैं, न ये इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है न उससे इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो क्या करेगा? तो ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको कितने की नीड है? 3 की। और हाइड्रोजन क्या करेगा? हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2। क्यों 2 ही रह सकते हैं?
क्योंकि उसके पास एक ही सेल होती है। जब सिंगल सेल होती है हाइड्रोजन के पास उसमें के सेल, और के सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन 2। तो इस वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन। तो अब करेगा क्या, नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 5, और इसको चाहिए कितने 3। तो मैंने यहाँ पे कितने हाइड्रोजन ले लिए, 3 हाइड्रोजन ले लिए। ये क्या करेगा, इनसे 3 हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और इनको 1 इलेक्ट्रॉन दे भी देगा ना। तो ये क्या बन गया NH3। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये दोनों में काउंट होते हैं। अभी मैं आपको कोवैलेंट बॉन्ड डिस्कस करूंगा तो वहां पे उसको डिटेल्ड डिस्कस करूंगा। तो ये बात समझ में आई कि व्हाई एंड हाउ एलिमेंट्स आर कंबाइंड विथ ईच अदर। क्या होता है, एवरी एलिमेंट्स वांट्स टू 8 इलेक्ट्रॉन। सारे एलिमेंट्स अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं, और उस 8 इलेक्ट्रॉन में क्या करना चाहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन करके अपने आप को नोबल गैसेस के जैसा स्टेबल करना चाहते हैं। ठीक, स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं या गेन करते हैं। ये लेविस का कॉन्सेप्ट था। इसका कॉन्सेप्ट था, लेविस का कॉन्सेप्ट था। ठीक, इतना फंडा क्लियर। मैं आपको अगली वीडियो में इसको फिर से स्टार्ट करके इसकी पूरी डिटेलिंग करूंगा। हाँ, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।